जब आप जॉब करते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको बिजनेस की बहुत सारा कुछ आइडिया नहीं होता। आप तो जो असेंबली कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उसी को कई बार आप मैन्युफैक्चरिंग मान लेते हैं। तो हमें एक अच्छे प्रोडक्ट का रीजनेबल प्राइस पे गैप मार्केट में बहुत बड़ा लगा। ग्रोथ धीमी जरूर हुई, लेकिन जो भी हमारे कस्टमर जुड़े, तो लगभग 80% कस्टमर आज भी रिटेन्ड है। हाउ बिग इज द मार्केट? करंटली सिर्फ लाइटिंग की बात करें तो इट इज 4.5 लाख करोड़। हमारी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में कोटिंग जो है वो लाइफ लाइन है। आज मार्केट में बिकने वाली 90% टेप्स हैं वो नॉन एफआर है, मतलब फायर रिटार्डेंट नहीं है। हम कभी भी नॉन एफआर टेप नहीं बेचे। सो आप जब अपने R&D में इन्वेस्ट करते हैं, इनोवेशंस में इन्वेस्ट करते हैं, सो आपका उसमें डोमिनेंट थॉट प्रोसेस क्या रहता है? वहाँ पे सबसे बड़ा फायर का हैजार्ड है। हमारी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है उसके लिए कस्टमर वेट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनने से उसके प्राइस नीचे होते रहते हैं, डेवलपमेंट सस्ती हो जाती है, तो दुकानदार जो है जो प्रोडक्ट को आगे सर्कुलेट कर रहा है उसके दिमाग में रहता है कि कल को इसके प्राइसेस और ड्रॉप होंगे, तो ये दिमाग में सेट हो गया कि वी नीड टू बाय द चीपेस्ट प्राइस, अदरवाइज मेरी इन्वेंट्री खराब हो जाएगी। 2 सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं जो मैं इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट थोड़ा बताऊंगा। इंडिया में भी ऐसे कोई एग्जांपल्स हैं आपके कि जिन लोगों ने आपको इनिशियली आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया है? आज इंडिया के लगभग 8 लीडिंग ब्रांड्स के लिए हम OEM का काम कर रहे हैं। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? लाइटिंग के अंदर अच्छाई या बुराई आप कुछ भी माने, ब्रांड, मीडियम ब्रांड और नॉन ब्रांड में प्राइस का फर्क बहुत कम है। ओके, कारण? आजकल के टाइम पे इट इज डेटा तो सब कलेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा तो कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको यूज करके डिसीजन मेकिंग हो जाए। सो व्हाई बिल्टेक? आज हमने बिल्टेक के साथ क्यों पॉडकास्ट किया है? सो बिल्टेक एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांड है जो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। 7 साल इन्होंने पहले जॉब किया मैन्युफैक्चरिंग में, विदाउट सेल्स एक्सपीरियंस अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एंड देन उस बिज़नेस को नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी कंट्रीज़ में किया। तो वो जो जर्नी है, जो इंसाइट्स हैं कि आप कंसिस्टेंसी से अपने वैल्यूज़ के साथ इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बट हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, उसमें सेफ्टी प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड को क्रिएट करना और टॉप लाइन को फोकस नहीं करना, बल्कि ऐसे चीज़ों पे फोकस करना जो कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती है और इतने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ टॉप लाइन में जाएंगे तो वो कंज्यूमर के लिए ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते हैं। इवेंचुअली तो हर कोई अच्छे प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने वाला है। तो जो कंसिस्टेंसी का कंपाउंडिंग बेनिफिट इनको आज मिल रहा है जो 22 साल के बाद, तो वो इनको अब कंपाउंडिंग बेनिफिट का जो इम्पैक्ट है वो आगे चल के भी मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा, जो कि हम आज दूसरे स्टार्टअप्स में या दूसरे जर्नीज़ में देखते हैं। जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर अपने आप को किस तरह से एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पैक्टफुल और इंसाइटफुल पॉडकास्ट होगा। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेलिब्रेटिंग बिजनेस। आज हम बहुत ही स्पेशल जगह हैं, वो कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली में, और हमने एक नई इंडस्ट्री और नए एंटरप्रेन्योर के साथ ये पॉडकास्ट डिसाइड किया है। सो वी वेलकम अमरीश जी गर्ग फ्रॉम बिल्टेक इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू अभिनव फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। सो बिल्टेक इलेक्ट्रिकल्स को अगर मुझे ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करना है तो क्या करती है बिल्टेक? देखिए, बिल्टेक सिंस 2002 रिलायबल ट्रस्टेड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लो टेंशन स्विच गियर में प्रोवाइड करती है। ओके। मेनली स्विच गियर, लाइटिंग्स एंड वायरिंग एसेसरीज। ओके। सो बिल्टेक आपने जो स्टार्ट किया, नाम बिल्टेक किस तरह से? देखिए, बिल्टेक जब हमने स्टार्ट किया उससे पहले हमारा एक सेफ एंड सिक्योर हम अपने प्रोडक्ट्स बनाना चाहते थे, तो हमने कंपनी का नाम रखा था सेफ स्विच गियर्स एंड मीटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ब्रांड नेम रखा था सेफ, क्योंकि हम एक अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब करके तभी आए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि ब्रांड नेम कैसे रजिस्टर्ड कराए जाते हैं, क्या उनके प्रोसीजर्स होते हैं। तो जब हमने सेफ को ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बात की, तो ये समझ में आया कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसको लीगली तरीके से अलाउड नहीं है एज ए ब्रांड नेम करना। हालांकि पास्ट में कुछ हुए थे, पर अब तक काफ़ी अवेयरनेस आ गई थी। तो उस टाइम इंडिया के अंदर स्टैटिक एनर्जी मीटर बनाने वाले बहुत कम लोग थे, और अगस्त 2003 में जब हमने स्टार्ट किया
ISI मार्क के साथ तो बहुत रेयरली ऐसा तो हमारा था कि जो बिलिंग है हमारी एनर्जी मीटर इज फॉर द बिलिंग, एनर्जी कंजम्पशन बिलिंग, तो बिलिंग बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो बेसिकली बिल्टेक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, billing and technology. So billing by technology. That's why we have chosen the word BillTech. चलो, गुड थॉट. सो आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे पहले, तो वाई दिस शिफ्ट? और पहले जॉब क्या एक्सपीरियंस था, कहाँ कर रहे थे, क्या काम किया था आपने, और कैसे वो एक्सपीरियंस आपने फिर आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, तो वो जर्नी किस तरह से रही? देखिए, मैं 94 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया और मैंने एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी उस टाइम की इलेक्ट्रिकल गुड्स में, जो आज भी बहुत बड़ी कंपनी है, उसको ज्वाइन किया. लगभग 7.5 साल मैंने उनके यहाँ पे काम किया और जो स्विच गियर डिवीज़न थी लास्ट में 3 साल मैंने वो हेड की. ओके. तो एक इंडस्ट्री का अच्छा एक्सपोजर हो गया था और सेल्स के भी काफ़ी लोग जो अच्छी बड़ी इंडस्ट्री से थे, उन लोगों से लगातार संपर्क में रहता था. तो कई बार कई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, मार्केट स्टडी के लिए आपको मार्केट जाना होता है. तो मार्केट जाने पे हमने ये रियलाइज़ किया कि या तो एक ट्रस्टेड ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वो अवेलेबल हैं, या बहुत इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल है जो अननोन है. तो हमें एक अच्छे प्रोडक्ट का रीजनेबल प्राइस पे गैप मार्केट में बहुत बड़ा लगा. तब हमने इसको और फर्दर रिसर्च की तो हमने ये पाया कि ऐसे ब्रांड्स हैं, लेकिन दे आर लिमिटेड टू वन सिटी, मैक्सिमम वन स्टेट, जहाँ एक ओनर है, क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और उसने 2, 4, 5, 7 अपने चैनल पार्टनर बनाए हैं, उनको मटेरियल दे रहा है. वो किसी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में काम नहीं कर रहा, उसके पास कोई टीम नहीं, उसके पास सेल्समैन नहीं, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा उनको, अगर है भी तो. बहुत सारे ब्रांड्स थे उस टाइम ऐसे. कोई नासिक में है तो नासिक में ही जा रहा है. एक ब्रांड ऐसा है जो आप देखोगे कि इंदौर और कैलकाटा के अंदर वो बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, पर आप इंदौर से थोड़ा पास आओ, भोपाल में वो ब्रांड बिकता नहीं है. तो हमें ये समझ में आया कि अगर हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और उसको एक अच्छी जियोग्राफिकल एरिया में लॉन्च करें विद द टीम, प्राइस अफोर्डेबल हो, तो ये बहुत बड़ी मार्केट हमें वहाँ पे नज़र आई. तो इस विजन के साथ ही 2002 में बिल्टेक स्टार्ट किया गया कि हमारे कस्टमर को एक प्रोडक्ट है जो मतलब बेहतरीन हो, एकदम ब्रांडेड कंपनी जैसा हो, प्राइस में उसको वैल्यू फॉर मनी मिले. सो मार्केट की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ स्विच गियर एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, जैसे एसेसरीज आपने बात की, और मेन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं, हाउ बिग इज़ द मार्केट? करंटली सिर्फ लाइटिंग भी बात करेंगे तो इट इज़ 4.5 लाख करोर्स एज ऑफ नाउ. ये INR. ओके. एंड दिस यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया? Yes, just Indian market. Although we are present in 4 states as of now, but I'm talking about the complete Indian market. And this is expected to grow like 5 times till 2033. So Okay. there is a scope of improvement yet. There's major reform अभी भी आना है लाइटिंग में. जो मेजर मार्केट है वो अभी भी डेवलप नहीं हुई. अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड में अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड सेल ज़्यादा है ट्रेड में, जो रिटेल सेल. क्या परसेंटेज इसमें अभी भी अनऑर्गेनाइज में है? एग्जैक्ट परसेंटेज का कहना मुश्किल है, बट जितना मेरे को समझ में आया है जब मैं अपने कस्टमर से बात करता हूँ, सो दे हैव दैट डाउट्स जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को होते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी मेजॉरिटी जो ट्रेड की सेल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे चल रही है. ऑल्दो क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट दिस सिस्टम टू ऑर्गेनाइज. जो स्पेशली जो महाराष्ट्र से जो कंपनी आ रही हैं वो लोग इसको धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में ले जा रहे हैं. हालांकि हमारी इंडस्ट्री में वो कंपनीज भी, बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन 1500 करोड़ का टर्नओवर करने वाले भी अनऑर्गेनाइज तरीके से दे आर स्टिल ट्राइंग टू टेक देयर कस्टमर्स विद देम. तो ये चैलेंज है अभी भी. आप अगर ये नहीं बोल सकते कि आई विल कन्वर्ट दिस इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू इज़ कि ये इंडस्ट्री के अंदर जो बड़े प्लेयर्स भी हैं वो भी काफ़ी अनऑर्गेनाइज मार्केट, मतलब ब्रांड को नहीं कैरी करके वो इन्फीरियर प्रोडक्ट्स लार्ज वॉल्यूम में बेच रहे हैं. नॉट ऑल. हाँ, ऑब्वियसली, बट देन द मार्केट साइज इज already there. Obviously there are branded products, and then there are growing products like leading brands like yours. Yes, actually acceptability हर प्रोडक्ट की है. मतलब every category of product has huge acceptability in India. You can find a market for every kind of product in India. So that is. So presence जो है बिल्टेक का as of now खाली इंडिया में ही है कि आपने बताया 4 स्टेट में? तो Domestically we are working in 4 states, Okay. and then we are also catering to 15 plus countries. okay. Yeah, so we are doing exports. In exports, majority volume is of switchgear products.
So in India, lighting has more volume, but when it comes to export, dynamics change हो जाता है, and majority जो volume है, that is switchgear products. ओके, सो ये जो आपकी जर्नी रही एक्सपोर्ट की और इंडियन मार्केट की, चैनल मार्केट की, सो इफ़ यू फर्स्ट टॉक अबाउट द इंडियन चैनल मार्केट, तो आपने यहाँ पे ऑब्वियसली ये चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ही बिकता है जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं. सो ये जब आप जॉब कर रहे थे फिर आपने खुद की कंपनी चालू की, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह से सेट किया, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैंडलिंग में, किस तरह के आपके रिलेशनशिप बिल्ड हुए, और कैसे आपके जो चैनल पार्टनर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को एज ए बिल्टेक अपना ब्रांड बना के उन्होंने चालू किया हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए. देखिए, जैसे हमने ब्रांड स्टार्ट किया, टू बी वेरी फेयर, सेल्स का तो हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं था. हमने तो जो जॉब की थी प्योरली मैन्युफैक्चरिंग साइड में की थी, अच्छा. और फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन होने की वजह से हमको सेल्स का तो कोई ऐसी, लेकिन ग्रेस्पिंग पावर फास्ट थी. लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, जो हमारे एक्स कुलीग थे वो लोग भी. मार्केट में गए, हमने चीज़ों को समझा, तो हमने ना किसी भी प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं की मार्केट में कभी भी, चाहे वो हमसे सस्ता रहा चाहे हमसे महंगा रहा. हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस कंपैरिजन में डे वन से नहीं गए. बहुत छोटी बिगनिंग होने के बावजूद हमने बहुत सिस्टमेटिक कंपनीज की तरह प्रॉपर चैनल पार्टनर पॉलिसी के साथ, मतलब जो प्रोसीजर इंडिया में बड़ी से बड़ी कंपनीज के होते हैं उनके साथ काम किया. अपनी एक मार्केटिंग पॉलिसी रखी और अपने प्राइस रखे. ग्रोथ धीमी जरूर हुई, लेकिन जो भी हमारे कस्टमर जुड़े, आज मैं कह सकता हूँ लगभग 80% कस्टमर आज भी रिटेन्ड है. सो कस्टमर्स का मतलब आप कहना चाह रहे हो ये चैनल पार्टनर्स, चैनल ये आपके पार्टनर्स. कस्टमर्स हुए. हाँ, हम चैनल पार्टनर्स जो जुड़े वही हमारा एंड कस्टमर है हमारे लिए. तो वो हमारा आज भी लगभग 80% रिटेन्ड है, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है. उसके बाद जब हम उन लोगों से इंटरेक्शन शुरू हुआ, तो फैमिली से भी कहीं क्लोज हो गए. कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बड़े भाई की तरह मानते हैं. हर परिवार की छोटी से छोटी इवेंट में अगर उनके हम नहीं जा पाते तो रूठ जाते हैं. तो बिल्कुल एक घर जैसा, इसलिए हम इसको हमेशा बिल्टेक फैमिली ही कॉल करते हैं. और 2015 में हमने नैनीताल में एक पहली अपनी चैनल पार्टनर्स मीट की थी. क्योंकि मैं ट्रैवल कम करता हूँ, मैक्सिमम जगह हमारे सेल्स के बंदे जाते थे, तो बहुत सारे उस टाइम लगभग 80% हमारे चैनल पार्टनर ऐसे होंगे जो हमसे पहली बार मिले. हमसे कभी मिले नहीं थे. उसके बाद हम लगभग हर साल एक इंडिया में और एक कैबरोड 2 मीट उनके साथ करते आए. तो आज बिल्कुल ऐसा लगता है कि कब कभी से जानते हैं, और वो परिवार का एक मतलब अभिन्न हिस्सा हो गए. बच्चे उनके कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारे बारे में, हमारा सेल्समैन जाएगा पूछेंगे गर्ग साहब कैसे हैं, परिवार में सब कुशल मंगल है. तो बिल्कुल एक परिवार की तरह ही वो चैनल पार्टनर हमारे हैं. राइट. सो ये तो हो गया इंडिया का. सो जहाँ एक्सपोर्ट की बात आती है, तो एक्सपोर्ट में आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या ऐसा पॉइंट था कि जहाँ से आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिला, और फिर आपने उसको एक्सपांड किस तरह से किया? दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं जो मैं इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट थोड़ा बताऊंगा. जब मैं जॉब करता था तो मेरा एक कुलीग था लोकेश, तो दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी में वो एक्सपोर्ट हेड की तरह काम करता था. और बेसिकली तो मैं पाइप्स एंड ऑल दैट प्रोडक्ट्स में थे, लेकिन उनका मन था कि स्विच गियर प्रोडक्ट भी लॉन्च करे जाएं जो हम बनाते थे. तो इंडिया में आया, मैंने उनको बहुत सारे सैम्पल्स बना के दिए. तो उन्होंने वहाँ दुबई मिडिल ईस्ट एग्जीबिशन में शो किए. तो वहाँ पे एक इराक से कस्टमर आए. वो आके उन्होंने वो प्रोडक्ट देखे, प्रोडक्ट उन्होंने पसंद आया, उन्होंने प्राइस लिया, उन्होंने अपना एक काउंटर ऑफर दिया प्राइस का. तो मेरा जो कुलीग था उसको समझ में आया कि भाई ये प्राइस तो, बिकॉज इराक इज़ ए वेरी वेरी कम्पिटिटिव मार्केट, तो उसको समझ में आया मैं इनको दे नहीं पाऊँगा. लेकिन उसके मन से क्या निकला, उसने बोला भैया आप ये नंबर लो, आप गर्ग साहब से डायरेक्ट ले लो, मैं तो आपको रेट दे नहीं पाऊँगा. ओके. ही इमीडिएटली कॉल्ड मी द कस्टमर. तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट हमें शेयर की, हमने उनको अपना परफॉर्मा भेजा, हमने उसमें लिखा $10,000 एडवांस, और नेक्स्ट डे उसने हमें टीटी कॉपी कस्टमर ने
सेंड करती। तो इस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट की जर्नी एक्सपोर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई, मैक्सिमम बाई रेफरेंसेस ही, फिर आगे कस्टमर बढ़ते चले गए। फिर क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त थे दिव्य शर्मा जी, और बहुत ही नेक इंसान थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेक इंसान को भगवान भी जल्दी बुला लेता है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बड़ा दुख है, जहाँ भी है प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। तो मैंने उन्हें बोला, सर, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में एक्सपोर्ट हेड के तौर पे काम कर चुके थे। मैं बोला, सर मुझे थोड़ा गाइड करो, एक्सपोर्ट की मार्केट कैसे करें। बोले, कुछ नहीं है, ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ चलो, 2-3 एग्जीबिशन में मैं आपको पार्टिसिपेट करा देता हूँ बाहर। मुझे कोई कॉमर्शियली कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, और अगर उसके बाद रेस्पॉन्स आता है तो बैठ के डिसाइड कर लेंगे हाउ टू प्रोसीड। मैंने बोला, सर ठीक है। तो फिर उन्होंने एक एग्जीबिशन में ओवरसीज़ मुझे पार्टिसिपेट कराया। वहाँ का जो रेस्पॉन्स आया, हम दोनों ही सरप्राइज थे उससे। उसके बाद लगातार हमारी जो है एक्सपोर्ट की जर्नी में ग्रो होते रहे हम लोग। सो जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी होती है तो कुछ लोग होते हैं जिसके कारण ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं हर इंसिडेंट में, जो आपने भी शेयर किए हैं अभी। बहुत लोगों का सपोर्ट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसके कारण हम इतना ग्रो कर पाते हैं। सेम जैसे आपने एक्सपोर्ट में ये एग्जांपल दी, इंडिया में भी ऐसे कोई एग्जांपल्स हैं आपके कि जिन लोगों ने आपको इनिशियली आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया एंड आपको हेल्प करी अपना बेस बनाने में? देखो, ये क्या होता है, इस जर्नी में कई बात बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, तो वो भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो एक अशोक गुलाटी जी होते थे, वो इंडिया की एलटी स्विचगियर की बहुत नामी गिरामी कंपनियों में कंट्री हेड सेल्स के लिए बहुत कंपनियों में रहे। तो वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाई आप अपना काम स्टार्ट करो, आई विल सपोर्ट यू इन द मार्केटिंग। ओके। 1.5 साल उन्होंने मुझे गाइड भी किया, लेकिन वो उस लेवल पे काम कर चुके थे और हमारी जस्ट बिगिनिंग थी। तो मतलब तो लॉन्ग टर्म तो ऐसा हम उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि हमारी मतलब कंपनी के लिए वो ट्रैवल करें, लेकिन उन्होंने गाइड किया। और चैनल पार्टनर्स तो ऐसे बहुत हैं। मतलब मेरे एक कुलीग थे जो एक कंपनी में ब्रांच मैनेजर थे जयपुर, तो मैं उनके पास गया कि भाई आप मुझे कोई अच्छा बंदा दो जो मेरा काम कर सके। तो उन्होंने मुझे एक नवीन गोयल जी हैं, उनसे मिलवाया। आज भी मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह ही हैं वो। या तो बिल्टेक का काम स्टार्ट हुआ। अब लगभग 1.5 साल बाद जिन्होंने मुझे उनसे मिलवाया था उनकी जॉब चली गई, और बिल्टेक का काम बहुत अच्छा चल रहा था। अब जॉब चली गई तो उन्होंने बोला, भाई आप C&F मुझे ही बना दो। मैंने बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बात ठीक है कि हमने आपके कहने से नवीन जी बिल्टेक के साथ आए, लेकिन वो तो अब हम कंपनी की तो हमारी ऐसी पॉलिसी है नहीं। बोले, मैं उनसे बात कर लूँगा। हमने कहा, बात कर लो। नवीन जी ने 1 सेकंड नहीं लगाई। नवीन जी ने कहा, आप जब तक अपना सेटअप करो, 1-2 साल आप मेरा गोडाउन यूज करो, सारी फैसिलिटी आप मेरी यूज करो, और कोई भी उसका किराया भी आपको नहीं देना। तो इस तरीके से हमने उस बंदे को, हालांकि वो हमारा बाद में डिसीजन गलत रहा, मतलब, लेकिन ऐसे चैनल पार्टनर्स जो हैं जिन्होंने कभी चैनल पार्टनर नहीं समझा, बिल्टेक की ग्रोथ में अपनी ग्रोथ देखी। राइट। ये 2004 की बात है। आज 2025 में भी हम बिल्कुल परिवार की तरह, नवीन जी और हमारा बिल्कुल साथ रहना, लगभग साथ उम्र के हैं हम सब, बच्चों की शादी में आना जाना। व्यापार 2004 से बाद में नहीं हुआ। राइट। तो चैनल पार्टनर्स ऐसे बहुत रहे हमारे साथ। आपने जो मैन्युफैक्चरिंग का है, इट्स एन हैवी मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, ये मैन्युफैक्चरिंग आपने कब स्टार्ट की? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जब हमने जॉब छोड़ी तो हम तो खाली मैन्युफैक्चरिंग ही आती थी। लेकिन क्या है कि जब आप जॉब करते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको बिजनेस की बहुत सारा कुछ आइडिया नहीं होता। राइट। आप तो जो असेंबली कर रहे हैं,
टेस्टिंग कर रहे हैं उसी को कई बार आप मैन्युफैक्चरिंग मान लेते हैं और रियल सेंस में मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं। राइट। तो स्लोली एंड स्लोली जब हमने देखा कि जिन कंपनियों से हम काम करके आए थे उनके मार्जिन्स ऐसे थे, वे अच्छे वेंडर्स को अफोर्ड कर सकते थे, और जब हम लोग एक कम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो जो वेंडर्स हम जा रहे हैं उन वेंडर्स का कमिटमेंट लेवल वो नहीं है जो चाहिए, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी नहीं है। इन सब चीज़ों की वजह से स्लोली एंड स्लोली हमें कोर मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ा। ओके। जैसे लेट्स से इंजीनियरिंग प्लास्टिंग पार्ट्स, हम ये इंजीनियरिंग प्लास्टिंग पार्ट्स बाहर से लेते थे हमारे। अब बाद में हमें क्या करना पड़ा कि हमें अपनी खुद की इंजेक्शन मोल्डिंग्स लगानी पड़ी, ओके। मोल्ड्स खुद के बनवाने पड़े। फिर मोल्ड्स बनाने में डिले होता था तो फिर एक ईडीएम मशीन्स, लेथ, ग्राइंडर, ये सब मशीनें लगा के हमें अपना एक टूल रूम बनाना पड़ा। इसी तरीके से अगर हम देखें हमारे यहाँ पे सीट मेटल बॉक्सेस का एलवी स्विच गियर में बहुत काम है। तो सीट मेटल बॉक्सेस की हम आउटसाइड वेंडर से प्रोक्योर करते थे। डिमांड बढ़ी, लगातार क्वालिटी के इशू, डिलीवरी के इशू रहते थे, तो हमने एक सीट मेटल का डेडिकेटेड प्लांट लगाया। फिर रिक्वायरमेंट बढ़ी, फिर हमने उस 2 प्लांट किए। सेम अगर आप इसको देखें पाउडर कोटिंग का, हमारी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में कोटिंग जो है वो लाइफ लाइन है। राइट। अगर आपने अपने घर के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स लगाया हुआ है जो जनरली एंट्रेंस पे होता है, सबसे पहले तो उसकी एस्थेटिकल फिनिश, और अगर उस पर रस्ट आने लगा तो पूरा आपका डेकोर ही खराब हो जाएगा। राइट। तो फिर सेम इशूज थे वहाँ पे भी। आज हम 22-23 साल से कह सकते हैं कि आज हमें कोई रस्टिंग की कोई कंप्लेंट आज तक नहीं मिली। इतनी कंट्रीज़ में हमारा मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, कुछ कंट्रीज़ के लिए तो 40-40 दिन सी में मटेरियल रहता है, उसके जब बाद अफ्रीका भी जाता है rusting का उसके बाद problem। भी हमें कोई रस्टिंग का कंप्लेंट नहीं है सर। सो बेसिकली असेंबलिंग यूनिट से आपने स्टार्ट किया, जी, और उस असेंबलिंग यूनिट्स में जो एलिमेंट्स थे एक एक करके जहाँ जहाँ आपको थोड़ी वेंडर्स की प्रॉब्लम आई वहाँ आपने खुद के यूनिट्स चालू कर दिए। तो फुल फ्लेज आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन से साल में स्टार्ट हुई, और वो मतलब आपने वो डिसीजन क्यों लिया और कितना बड़ा डिसीजन था वो? नहीं सर, देखिए हम ऐसे किसी पर्टिकुलर ईयर को नहीं कह सकते क्योंकि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ओके। कि भाई कभी आपने किया, अभी भी बहुत कुछ अभी और इन हाउस होना बाकी है अच्छा। आने वाले टाइम के साथ। राइट। लेकिन हमारी जर्नी बहुत स्टडी है। जैसे हमने 2002 में शुरू किया, हमने खुद की एक फैक्ट्री 2005 में ली, ओके। खुद की। उससे पहले रेंटेड परमिसेस में काम किया। 2010 में एक सेकंड यूनिट लगाई। फिर उसके बाद हमने 2016 में एक मेजर यूनिट लगाई, वहाँ पे दोनों यूनिट्स को मर्ज किया और एक्सपेंशन किया। फिर 2022 में एडजॉइनिंग यूनिट लेके एक और बड़ी यूनिट लगाई। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। गॉट इट। सो मैन्युफैक्चरिंग, अगर स्विच गियर और लाइटनिंग के प्रोडक्ट्स की बात करें जो आपने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन कर रखा है, सो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत होती है, और आपने सबसे पहला इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट सेफ्टी का जो आपने कहा कि आपने स्टार्ट किया था तो एक बार नाम सेफ्टी के लाइन लेंथ पे आप सोच रहे थे। सो क्या ऐसे मेजर्स हैं जो मैं एज ए लेमैन देखूं तो ऐसे क्या सेफ्टी के मेजर्स, क्योंकि स्विच लेते वक्त हम इतना तो सोचते नहीं हैं कि, और गियर बॉक्स स्विच गियर लगाने से पहले भी उतना आइडिया नहीं रहता है कि लाइट इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो उसमें क्या ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में जो कस्टमर को उतना सेफ्टी डिलीवर प्रोडक्ट में किया जाता है? देखिए, मैं लेमैन लैंग्वेज में बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे बिल्टेक का बहुत एक छोटा सा शेयर है मार्केट का इलेक्ट्रिक टेप का, बहुत नेग्लिजिबल सा प्रोडक्ट है। जब हम 2 वायर को ज्वाइंट करते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल टेप लगाते हैं ताकि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। आज मार्केट में बिकने वाली 90% जो टेप्स हैं वो नॉन एफआर हैं, मतलब फायर रिटार्डेंट नहीं है। ओके। ठीक है, हार्डली 2% या 3% का फर्क होगा एफआर और नॉन एफआर में। ठीक है जी। और ये होता क्या है नॉन एफआर एफआर, अगर आप फायर का सोर्स हटा लें तो आग अपने आप बुझ जानी चाहिए। ये फायर रिटार्डेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टेप के पास लाइटर लगाया, जब तक मैं लाइटर लगा के रखूंगा टेप जलती रहेगी, लाइटर हटाऊंगा आग बुझ जाएगी। नॉन एफआर में वो लगी रहेगी। तो इस तरीके हम कभी भी
हम कभी भी नॉन FR टेप नहीं बेचे। ओके। इसी तरीके से जैसे लाइटिंग है, लाइटिंग का मेन काम है रोशनी देना, लोग इतना ही समझते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे लाइटिंग का मेजर कंजम्पशन फॉल सीलिंग में है। जितने भी बड़े शोरूम्स हैं सब जगह आप देखेंगे Right. फॉल सीलिंग में। और जो फायर की इंसिडेंट होती है, कभी आपकी लाइट हीटअप हुई, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, अगर उसकी बॉडी नॉन FR है, वो लाइफ का वहाँ पे सबसे बड़ा फायर का हजार्ड है वो। ओके। तो आप हम लाइट से समझौता कर सकते हैं। अगर हमें कभी कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, हम लाइट से समझौता कर लेंगे। हो सकता है कस्टमर ये भी बोले कि भाई आपके एक वाट में 150 की जगह 140 ल्यूमेंस हैं, लेकिन हम कभी उसके फायर रिटार्डेंट में सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। राइट। सो कोर फीचर, हम एज ए कंज्यूमर जाते हैं तो हमको लाइट लगती है, बट कोर फीचर एक्चुअली Safety तो electrical products में must है। दैट इज द कोर फीचर, और जिसका आपकी टॉप प्रायोरिटी वो रहती है। ऑब्वियसली लाइटिंग तो जो बाकी सब प्रोडक्ट भी हैं, स्विच गियर में भी। मतलब क्या होता है कि दुर्भाग्य से अगर मैं आपको देखूं, हिंदुस्तान के अंदर कोई इलेक्ट्रिशियंस के कोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग के कोई प्रोग्राम्स नहीं हैं सरकार की तरफ से या और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। बिल्टेक तो अपने लेवल पे लगातार इलेक्ट्रिशियंस की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता रहता है। घाना जैसा एक छोटा सा कंट्री अफ्रीका में पीछे ट्रैवल किया, वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगातार इलेक्ट्रिशियन को ट्रेन कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं। उनको पता है कि अगर मैं 6 एम्पीयर की MCB लगा रहा हूँ तो इसकी क्या यूटिलिटी है, कहाँ ट्रिप होगी। हमारे यहाँ पे AC के पास MCB लगाते हैं, AC चलाते हैं, MCB ट्रिप हो जाती है, उससे बड़ी रेटिंग की लगा देते हैं। वो ट्रिप हो जाती है, उससे बड़ी रेटिंग की लगा देते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब भी कोई मशीन जितनी बार भी ऑन होती है, वो शुरू में हैवी करंट ड्रॉ करती है, राइट। MCB ट्रिप हो जाती है। जब हम बचपन में छोटे थे तब तो हम ये विजुअली देख पाते थे, क्योंकि नॉर्मल एक लैंप लगा होता था, जैसे ही कोई मोटर चलाते थे वो लैंप की रोशनी कुछ सेकंड्स के लिए डिम होती थी, राइट। तो हमको पता था। तो अब लगातार MCB की रेटिंग बढ़ाते रहते हैं, फिर किसी दिन प्रॉब्लम आती है तो MCB ट्रिप नहीं होती। होता क्या है, इसके लिए MCB ही एक अलग बनाई गई है, C सीरीज की MCB। जहाँ हमारा इंडक्टिव लोड है, मोटर का लोड है, वहाँ हमें यही लगानी चाहिए। तो इस तरीके से अवेयरनेस नहीं है और वो सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ लगातार हो रहा है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट बना के देने पड़ेंगे इंडियन मार्केट में, जहाँ इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि हम इतने बड़े कंट्री में इलेक्ट्रिशियन के एजुकेशन लेवल तो बदल नहीं सकते, राइट। हमें प्रोडक्ट ही ऐसे बनाने पड़ेंगे कि जो सेफ्टी पे कंप्रोमाइज ना हो। सो इसी प्रोडक्ट लाइन में आगे बढ़ते हुए, अगर मैं एनर्जी मीटर भी आपने एक हाईलाइटिंग पॉइंट रख रखा है, उसके बारे में बताइए ना, वो क्या चीज़? देखिए, जब हमने एनर्जी मीटर का स्टार्ट किया था तो बहुत ही कम प्लेयर थे इंडिया के अंदर स्टैटिक एनर्जी मीटर बनाने वाले, और मार्केट यूज वी कांट इमेजिन 10-10 हज़ार करोड़ के सिंगल टेंडर आते हैं। ये क्या होता है एनर्जी मीटर? एनर्जी मीटर देखिए, आप देखेंगे हर घर में हमारे, जब भी हम एनर्जी सरकार से बिजली का जो कनेक्शन होता है, जो मीटर लगता है उसको एनर्जी मीटर कहते हैं। लेकिन हमारा क्या है, क्योंकि हमने जॉब को जस्ट लेफ्ट करने के बाद ये बिजनेस शुरू किया था, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बड़े बिजनेस कर सकें, राइट। टेंडर बिजनेस कर सकें, 50 लाख रुपए की EMD जमा कर सकें, टेस्टिंग करा सकें। तो हम एनर्जी मीटर मार्केट में केवल हम सब मीटर मार्केट में ऑपरेट करते हैं या इंस्टीट्यूशनल सेल में ऑपरेट करते हैं, जहाँ स्मॉल क्वांटिटी में। जो खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनियां प्रोवाइड करती है, उनके टेंडर्स में आप बोल अब रहे हैं? नहीं करते हम, अब ओके। उनमें हम नहीं करते। कहीं किसी को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, 500 मीटर की रिक्वायरमेंट है, किसी ने कोई मार्केट बनाई है, सब मीटर मार्केट आल्सो इज़ ए वेरी ह्यूज मार्केट, ओके। उसमें एक छोटा शेयर हमारे पास है। बट अगेन हमारा ट्रस्टेड प्रोडक्ट की तरह उसमें करंट ट्रांसफार्मर लगा के पूरे मानकों को पूरा करके ही हम उसको बनाते हैं। सो जब मैन्युफैक्चरिंग में अपन इनोवेशंस की बात करते हैं तो वन ऑफ द एलिमेंट ये आता है कि इनोवेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगता है उसकी सस्टेनेबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि हम कितने साल में कुछ इनोवेशन को रिकवर करेंगे। सो आप जब अपने R&D में इन्वेस्ट करते हैं, इनोवेशंस में इन्वेस्ट करते हैं, सो आपका उसमें डोमिनेंट थॉट प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मेन स्विचेज, चेंज ओवर्स, किटकैट, एनर्जी मीटर्स, इन प्रोडक्ट से स्टार्ट किया। आज अगर मैं
25 साल बाद 23 साल बाद देखता हूँ तो उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऑब्सलीट होने के कगार पे खड़े हैं। आज मेज स्विच तो आप ही मान लीजिए 2% ही रह गया, और अभी उसकी कुछ कंप्लाइंसेज आने वाली हैं। अगर वो आती हैं तो वो कंप्लाइंसेज की कॉस्ट इतनी होगी कि उसको चेंज ओवर में भी क्या होता है कि जैसे हम चेंज ओवर की बात करें तो चेंज ओवर में 2 टाइप होते हैं, ऑफलोड और ऑन लोड। ऑन लोड चेंज ओवर फार एडवांस है और सस्ता है। राइट। अवेयरनेस ना होने की वजह से ऑफलोड ही चेंज ओवर इंडिया में 90% बिक रहा है, ओके। जो महंगा है और यूज नहीं होना चाहिए। तो मार्केट साइज बहुत डाउन हो रहा है। तो जब हम आरओआई की बात करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपना सर्वाइवल देखना होता है। अगर हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके चलते रहेंगे जो आउटडेटेड होने वाले हैं तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। राइट। तो जैसे हम ऑफलोड चेंज ओवर में लीडर थे, हम बहुत सारे लीडिंग ब्रांड्स के लिए ओईएम भी करते हैं, अपने ब्रांड में भी बनाते हैं। तो आज तो इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो कीनिया जैसा कंट्री आज 90% ऑनलोड चेंज ओवर लेने लगा। राइट। नाइजीरिया जरूर 20% पे है, लेकिन घाना वो 50% पे है। तो इंडिया भी उस तरफ आएगा। तो हमने वो प्रोडक्ट की पूरी रेंज इन हाउस डेवलप की। सो आप मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रोसेसेस हैं जो फॉलो हुए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, जहाँ इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ों में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो वहाँ ह्यूमन एरर को आप अवॉइड करने के लिए आपने अपने प्रोसेस में कुछ ऐसा इनोवेटिव किया है जो आपको लगता है कि आप बिल्टेक को बिल्ड करने में वो प्रोसेस बहुत हेल्पफुल रहे? देखिए, क्योंकि हम ये चीज़ ऐसे टारगेट ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो बिल्कुल स्पेसिफिक फील्ड के ना हो, वे भी इस चीज़ का महत्व समझ सकें। अगर हमें इसको टेक्निकल ऑडियंस को बताना है, हम बोलेंगे हम 6 सिग्मा टेक्निक लगाते हैं, हम 5S लगाते हैं, हम बहुत सारे फैंसी वर्ड यूज कर सकते हैं। राइट। ठीक है, लेकिन क्या है, हमारी कंपनी के पास एक वरदान है, अश्वनी नागपाल साहब। वो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं और लगभग 50 साल का स्विच गियर की लीडिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया में ऑटोमेशन में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी उनके पास एक्सपीरियंस है। ओके। तो जो ये प्रोसेसेस होने चाहिए, जो सरकार इनके लिए ऑडिटर बनाती है, उन ऑडिटर्स की रेगुलर ट्रेनिंग भी वही करते हैं। इस आज लगभग 70 साल की एज में पैशनेटली 16 से 17 घंटे नागपाल साहब काम करते हैं। तो उन्होंने हमारे जो प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस में स्किल मैट्रिक्स हमें कहाँ अडोप्ट करनी है, ठीक है, किस स्टेज पे हमें कौन सा जिग रखना है, कहाँ पे हमें कौन सा फिक्चर लगाना है, कहाँ पे हमें वर्क इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले करनी है, लाइन बैलेंसिंग हमें लगातार रखनी है। उस तरह के मैं नहीं समझता हमारे स्केल की इंडस्ट्री में हमने जो प्रोसीजर अडोप्ट किए हैं वो कोई कर भी पाएगा अभी। सो आपने स्किल्स के रिगार्डिंग एक बात कही, तो उसमें मैंने आपकी जब फैक्ट्री विज़िट की थी तो उसमें स्किल्स का आपने एक एलिमेंट मुझे शेयर किया था। वो हमें डिस्क्राइब कीजिए ना कि आप जो स्किल बैलेंसिंग है अपनी टीम में वो किस तरह से करता है? देखिए, क्या होता है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, घर में करते हैं, किसी भी बिजनेस में करते हैं, तो उसके मल्टीपल ऑपरेशंस उसके अंदर होते हैं। तो जब हम घर में करते हैं, घर में 4 हमारा सपोर्ट स्टाफ होता है, हमको पता है ये गाड़ी ड्राइव कर सकता है, ठीक है, अगर ये कभी नहीं आया तो भाई ये बंदा हमारा गाड़ी ड्राइव कर सकता है। इस तरीके से हमें जान। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो वहाँ पे उसको एक मैपिंग हमें करनी मस्ट होती है। राइट। कि मेरा ये प्रोडक्ट पे सोल्डरिंग हो रही है, तो मेरे जो क्वालिटी मेरे को चाहिए, इस क्वालिटी के यहाँ पे मेरे पास सोल्डरिंग करने वाले कितने बंदे हैं। सपोज मेरे पास 7 बंदे हैं, तो मैंने स्किल मैट्रिक्स में मैप किया, मेरे पास 7 बंदे हैं। अब मैं एट ए टाइम 4 बंदों को लगा के रखता हूँ। अब 4 बंदे में से कोई एक बंदा आज उस दिन अवेलेबल नहीं है, तो बैलेंस 3 में से ही मुझे वहाँ एक लगाना है। ओके। अगर वो स्किल मैट्रिक्स के हिसाब से बंदा नहीं लगा तो प्रोडक्ट में कंप्लेंट आ जाएगी। सो एक लॉन्गेटिविटी की भी एक एलिमेंट आता है एलईडी के अंदर लाइट्स का, इसके बारे में कुछ इंसाइट्स आप शेयर करना चाहेंगे? मतलब मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि
एज ए एंड यूज़र क्या इम्पैक्ट आता है लॉन्गेटिविटी का इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन जब कम होता है एलईडी का? देखिए, इसका मेरे को थोड़ा सा जवाब अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल देना पड़ेगा, थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि उसे आम आदमी समझ सके। देखिए, जो स्टैंडर्ड है वो तो ये कहता है कि आपकी रोशनी एक साल में 3% से ज़्यादा एलईडी की कम नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है जी, ये हुई एलईडी की बात। लेकिन लाइटिंग के केस में डस्ट होगा, कुछ होगा, वो लाइट की बात अलग हुई। हो क्या रहा है, इंडिया में कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है। जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इनिशियली हल्का सा करंट थोड़ा ज़्यादा रख देते हैं। करंट ज़्यादा रखने की वजह से आपको ल्यूमस ज़्यादा मिलेंगे। ओके, लेकिन जो हमारी एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड जो है, वो हल्का सा ओवर ड्राइव हो गया। ओवर ड्राइव होने की वजह से डेप्रिसिएशन बहुत फास्ट हो जाएगी और उसकी लाइट की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। ओके। तो ये कस्टमर मिसलीड ना हो इस चीज़ से। सो जब देखने जाते हैं जिसकी लाइट ज़्यादा पावरफुल दिखती है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट उसकी जितनी पावरफुल दिख रही है उतनी धीरे धीरे उसकी लाइटनिंग का इफेक्ट कम हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। हम ज़्यादा रोशनी के साथ भी अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, हम नंबर ऑफ एलईडीज बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जिसकी लाइट ज़्यादा दिख रही है उसकी जल्दी खराब होगी। पर मैं जैसे बता रहा हूँ, लॉन्गेटिविटी का हम कभी भी ओवर ड्राइव नहीं करते। अच्छा, 60% 65% से ऊपर किसी भी एलईडी की कैपेसिटी को हम ड्राइव नहीं करते। राइट। सो ये बेसिकली ब्रांडेड और अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन जो है वो ये इस टाइप की सेफ्टी का एक एलिमेंट आ गया, लॉन्गेटिविटी का एक एलिमेंट आ गया, जो ड्राइव का आप बता रहे हैं वो एलिमेंट्स कवर करने वाली बात हो। देखिए, जैसे हम 3 अलग अलग प्रोडक्ट रेंज की बात कर रहे हैं, एलईडी, स्विच गियर और वायरिंग एसेसरीज, हर एक के कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। राइट। लाइटिंग के अंदर अच्छाई या बुराई आप कुछ भी माने, ब्रांड, मीडियम ब्रांड और नॉन ब्रांड में प्राइस का फर्क बहुत कम है। ओके, कारण? ब्रांड लॉयल्टी नहीं है लाइटिंग में। आप एक बाजार में जा रहे हैं, आपको कहा 50 रुपए का लैंप है सर, 1 साल की गारंटी है। ये 40 रुपए का लैंप है सर, इसकी भी 1 साल की गारंटी है। आपने कहा भाई 40 रुपए वाले दे दो मुझे। शायद हम उसको सेफ्टी कंसर्न नहीं मानते, रोशनी दे रहा है, ये भी दे रहा है, इस तरह से सोचते हैं। जब हम स्विच गियर में जाते हैं, स्विच गियर में एकदम अपोजिट है। जो मेरा कस्टमर है आज की डेट में, मेरे से 40% कम प्राइस वाला भी माल अवेलेबल है, तभी वो मेरा ही प्राइस ले रहा है, मेरा ही प्रोडक्ट ले रहा है। मेरे से 40% ऊपर वाला भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर वो उसका प्रोडक्ट ले रहा है तो प्राइस की वजह से मेरा लेना शुरू नहीं करेगा। बराबर है। लाइटिंग में 5% में प्रोडक्ट रिप्लेस कर देगा। ओके, सो दैट इज बिकॉज वहाँ पे स्विच गियर में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। ऐसा शायद हमारे कस्टमर के मन में है। मेरा मानना तो है लाइटिंग में भी इक्वली महत्वपूर्ण है। राइट। हमें कस्टमर को वहाँ पे भी जाना नहीं चाहिए हल्के प्रोडक्ट पे। राइट, जो आपने बताया, जो फायर का, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इस तरह के हैं। बट मुझे लगता है इसमें ये फैक्टर दुकानदार जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मिडिल में है ना, उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लाइटिंग में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होने की वजह से उसके प्राइस नीचे होते रहते हैं, डेवलपमेंट सस्ती हो जाती है। तो दुकानदार जो है, जो बीच में मिडिल में है, जो प्रोडक्ट को आगे सर्कुलेट कर रहा है, उसके दिमाग में रहता है कि कल को इसके प्राइसेस और ड्रॉप होंगे, तो ये दिमाग में सेट हो गया कि वी नीड टू बाय द चीपेस्ट प्राइस, अदरवाइज मेरी इन्वेंट्री खराब हो जाएगी या फिर कल को प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे। तो वो उस तरह का माइंडसेट डेवलप करके रखे हुए हैं, तो वो परचेज करते हैं ऑल काइंड ऑफ ब्रांड्स जो उन्हें सस्ता देते हैं, ईजिली रिप्लेस कर देते हैं। जो भी 2 रुपये सस्ता लेके आता है उसको रिप्लेस कर देते हैं बड़ी अच्छी ब्रांड से भी। तो मेरे ख्याल से वो लोग इस चीज़ को ड्राइव करते हैं। एंड कस्टमर क्या है, वो तो इलेक्ट्रीशियन है। अगर आप घर पे बल्ब मंगवाओगे, आपका इलेक्ट्रीशियन ही लेके आएगा। अब ब्लिंकिट आ गया है, पर पहले तो इलेक्ट्रीशियन लेके आता था। इलेक्ट्रीशियन को दुकानदार जो समझाता था वो इलेक्ट्रीशियन रख लेता था। मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर एंड जो रिटेलर्स है ना, उसने भी ये चीज़ को किया हुआ है मार्केट। राइट। सो आप जब ये एलईडी और स्विच गियर्स की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ एसक्यूज बहुत होंगे, राइट? सो जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिकॉज वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी अल्टीमेटली इन्वेंट्री टर्न अराउंड बहुत बेटर होना चाहिए इंडस्ट्री में, तो इतने एसक्यूज में आप वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं? उसके आपके क्या थॉट्स हैं और किस तरह से आप वो हैंडल करते हैं? देखिए, क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है उसके लिए कस्टमर वेट नहीं कर सकता। हम ऐसा कुछ भी उसमें एक्सक्लूसिव नहीं जनरेट कर पाएंगे कि उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर वेट करे। सपोज किसी की फैक्ट्री में जनरेटर चल रहा है और उसका चेंज ओवर ख़राब हो गया, तो उसको तो इमीडिएटली चेंज ओवर रिप्लेस करना है, राइट। इसी तरीके से
अगर किसी के घर में लाइट ख़राब हो गई या किसी के शोरूम का इनोग्रेशन है, उसको 10 दिन बाद लाइट चाहिए, तो ही कांट वेट। तो इसके लिए तो हमारी सेल्स टीम से भी फोरकास्टिंग आती है, प्रोजेक्शंस आती हैं। हम भी इसके, क्योंकि हम इंडस्ट्री में पुराने हो गए, हम भी इसके पैटर्न्स को समझते हैं। और हमारे जितने भी, अब जैसे राजस्थान है, हमारा जयपुर में हमने ब्रांच बनाई हुई है, जहाँ पूरा हम वेयर हाउस स्टॉक करते हैं, में स्टॉक करते हैं मटेरियल को। इसी तरह हमने इंदौर में किया हुआ है, अभी हमने अहमदाबाद में ऐसे ही स्टार्ट किया है। ओके। तो एक तो ये हो गई। दूसरी, इस थोड़े प्रोसेस में देखिए, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट तो थोड़ी बढ़ती है। इसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बट जो जितना बेस्ट एफिशिएंट तरीका है वही वो करते हैं। प्लस आज की डेट में देखिए लॉजिस्टिक्स बहुत फास्ट हो रहा है, पहले के मुकाबले फॉर्म्स वगैरह हट गए हैं सब, तो उसका भी थोड़ा एडवांटेज मिल रहा है। अब राजस्थान के केस में देखते हैं, हम ब्रांच में स्टॉक हम काफ़ी कम कर पाए, क्योंकि विद इन 24 आवर्स हम गाजियाबाद प्लांट से डिलीवरी राजस्थान में कर देते हैं। Great. So now, coming to Abhinav, second generation into the business. So, what has been your journey? मतलब कहाँ से start किया और why you entered into the business? सर एंटर करने का कब मैंने डिसाइड करा ये तो मुझे भी याद नहीं है, पर क्या होता था, पापा भी बहुत वोकल हैं अबाउट व्हाट बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बचपन से ऑफिस से घर आते थे तो डिस्कशन होता था। फिर पहले अब एकदम स्टार्टिंग थी तो हम लोग फैक्ट्री भी बहुत जाते थे कि दोनों भाई चले गए, मम्मी चले गए, वहाँ पे देखते थे भाई क्या चल रहा है। एक दिन देख लिया कि मीटर के ऊपर एक पन्नी लगती है, वो पन्नी उतार रहे हैं वो लेबर। तो उस दिन बोला कि नहीं मेरे को पन्नियाँ उतारनी है। फिर घर में वो सारी प्लेटें आई कि पन्नियाँ हम उतारेंगे। तो धीरे धीरे करके अटैचमेंट हो गया बिल्टेक से, कि रहता था कि पापा भी घर आते थे बताते थे यार ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। इंटरेस्ट डेवलप हो गया इन बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ, दैट इज़ जस्ट फन की तरह हम लोग ले रहे थे। फ्यूचर में आगे बढ़े, फिर डिसीजन होते थे कि भाई साइंस लेनी है कॉमर्स लेनी है। मुझे नहीं कॉमर्स लेनी है, क्यों? क्योंकि बीबीए करनी है, एमबीए करनी है, बिजनेस करना है। तो अपने मन में वो थॉट स्ट्रांग होता गया कि बिजनेस करना है। हालांकि करी फिर इंजीनियरिंग ही करी, उसके बाद फिर आईटी में जॉब करी। जो चीज़ें सोची थी बचपन से नहीं करनी, करा वो सब। बट वो इंटरेस्ट जो था ना कि अपने बिजनेस में जाना है, ऑल्सो क्योंकि पापा ने अपनी ब्रांड बनाई हुई थी। इट वॉज नॉट लाइक कि हम शुरुआत से ओईएम में थे, वी हैड अ ब्रांड। और कहीं ना कहीं उस ब्रांड का एसोसिएशन मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था कि भाई अपना कुछ ब्रांड को ग्रो करेंगे और उसकी तरक्की साथ में देखेंगे, तो वो अच्छा लगेगा। तो वो एक रीज़न था। फिर मैं साथ साथ में क्या करता था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आई यूज टू टेक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विच वर इधर प्रोडक्शन प्लानिंग या मार्केटिंग। तो मैं उस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रहता था। जो इंटर्नशिप्स करता था, मैं इंजीनियरिंग की नहीं करता था, मैं मार्केटिंग की इंटर्नशिप करता था। लॉजिक्स में मैं पावर बीआई की कर लेता था कि भाई गेट मोर इंसाइट्स इनटू डेटा एनालिसिस। तो ये सब करते करते ही लगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट तो इधर ही है। फिर एमबीए करी, एमबीए में देखा एकेडमिकली सबसे बेस्ट एमबीए में ही किया। तो लगा कि यही है। जब जॉब करी, जॉब में बहुत मज़ा आया। जॉब में मेरे को लगा है मेरा रोल और बढ़ा नहीं रहे हैं, इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने एक दिन पापा को बोला कि पापा आई थिंक मैं रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो आपने बोला ठीक है जैसा सही लगे करो, देखो। ऑल्दो आज तो लगता है कि यार 1-2 साल और काम करके कुछ नया और कुछ सीख लेते, बट इट वॉज़ फन। और मैंने अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ देखी। आईटी देख ली, आईटी कंसल्टिंग इंडस्ट्री देखी मैंने। ये एफटीएल एलटीएल वाले ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनीज में भी काम किया। फिर आई वर्कड इनटू अ स्टार्टअप। तो मैंने तो बहुत ही डिफरेंट कल्चर्स को देखा है। कहीं पे मैंने देखा है एकदम मालिक प्यार से रखता है, कहीं पे मैंने देखा है गाली दे के रखता है, कहीं मैंने देखा बात ही नहीं करता है साल साल भर। एक बार रिव्यू करेगा उस दिन डिसाइड करेगा फायर करो या रखना है। तो ये सब चीज़ें देखी, ये भी फैसिनेटिंग लगता था। बिजनेस से ज़्यादा ये चीज़ें फैसिनेटिंग लगती थी। तो फिर डिसाइड करा कि ज्वाइन करेंगे। पापा के साथ डिस्कशन हुआ, पापा ने बोला सेल्स, आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद सेल्स। सेल्स ऑल्सो बहुत इंटीग्रल होता है एक बिज़नेस के लिए। यू वांट इट टू बी इन योर कंट्रोल एज मच एज पॉसिबल। तो फिर हमने सेल्स से स्टार्ट करा। पहले डरा भी कि इंजीनियरिंग करी है और सिर्फ एमबीए की बातें करी है, बिज़नेस की बातें करी है। सेल्स में तो कस्टमर के साथ जाके बैठ के बातें करनी है, राइट। बट अभी आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 2.5 years एंड इट हैज़ बीन अ मतलब ग्रेट जर्नी। मेरे को जो चीज़ें चैलेंजेस लगते थे वो सारी चीज़ें मुझे लगता है मैं इन्जॉय करता हूँ। कस्टमर के साथ जाके बैठना, उसके घर पे भी डिनर पे जाना, ठीक है, मीटिंग्स में उन लोगों के साथ बैठ के उनकी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स को समझना या उनके फाइनेंशियल अकाउंटिंग इशूज़ को रिजॉल्व करना। तो नाउ इट इज़ अ वेरी जॉयफुल एंड वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीखा भी। सो सेल्स ऑब्वियसली बहुत एक्साइटिंग होता है, बिकॉज सेल्स में एक्साइटमेंट इसलिए होता है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेज एंड अननोन, एंड देन यू रिक्वायर लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड टू हैंडल द सेम। सो इसीलिए वो बोरिंग काम नहीं होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग। हाउ डू वी हैंडल डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। सो डेफिनेटली इट हेल्प्स अस टू ग्रो मोर फास्टर. So coming from the tech background, in terms of you've done the job tech में किया है, so
what are the products you have used and adopted in your business in tech, and then that helped in growing the BuildTech? बिफोर आई जॉइन द बिजनेस मेरे को थोड़ा आइडिया था कि मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैं सोचा था कि आई विल गो एंड आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम इनटू आवर बिजनेस। बट जब मैं एंटर किया तो मैंने देखा ऑल दोज प्रोडक्ट्स वर ऑलरेडी इन प्लेस। उनका अडॉप्शन या फिर उनका यूज़ कैसे हम चेंज कर सकते हो बात अलग है। बट फॉर एग्जाम्पल वी हैड अ सेल्स टीम ऑफ 30-35 पीपल एट दैट टाइम। तो उनका ट्रैकिंग भी वी आर यूजिंग अ वेरी एक्टिव सॉफ्टवेयर एंड उसको मैंने देखा, उसमें कुछ रिफॉर्म्स करने थे, उसमें रिफॉर्म्स हो गए। देन आई as you know, we are also using Magenta. I think it has been almost 1.5 year, more than a year we are using Magenta. So as you said, we have a SKU of more than 600 products now after adding modular switches. तो जो प्रोडक्ट वाइज इंसाइट्स हैं वो Magenta से कैसे नहीं रहा है। ऑल्दो मैंने पहले पावर BI किया हुआ था, तो पावर BI से गूगल शीट एक्सेल शीट्स को मैंने लिंक करके वो डेटा एनालिसिस पे काम किया हुआ था। बट Magenta आया, ऑलरेडी वो सारी चीज़ें लेके आया, दैट डैशबोर्ड इनबिल्ट डैशबोर्ड था, देन यू कैन कस्टमाइज दैट, और वो प्रोडक्ट वाइज इंसाइट्स मिलने लगी। ऑल्सो जब आप नए नए आते हो सेल्स में, नंबर्स इज वॉट एक्साइट्स यू, सो यू आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर नंबर्स की क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही है। आई कुड ऑल्सो चेक कि भाई हमारे कौन से कस्टमर्स लूज़ हो रहे हैं, कौन से कस्टमर्स नए ऐड हो रहे हैं, क्या हमारे नए ऐड कस्टमर्स होने की स्पीड कम है, क्या हमारा एट्रिशन ऑफ कस्टमर्स बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ों में Magenta ने बहुत हेल्प करा। देन वी ऑल्सो हैव अ ऐप फॉर द इलेक्ट्रिशियंस, बिकॉज एज आई सेड, इवन सर सेड कि इलेक्ट्रिशियन ही एक्चुअल डॉक्टर ऑफ आवर इंडस्ट्री है। तो इलेक्ट्रिशियन को खुश रखना बहुत जरूरी, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए हमने पॉइंट्स दिए हर प्रोडक्ट पे। फिर उसके लिए वी हैड टू पार्टनर विद अ कंपनी टू गेट अ ऐप। So, थोड़ा सा ऐप में बताओ डिटेल में कि क्या मतलब इलेक्ट्रिशियन क्या करता है उस ऐप? सो एज सर मेंशन कि वी यूज़ इलेक्ट्रिशियन मीटिंग्स, जहाँ पे हम ना इलेक्ट्रिशियंस को एजुकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए भी। तो उस मीटिंग्स में वी व्हाट वी डू, आवर सेल्स पर्सन ट्राइज टू रजिस्टर दैट इलेक्ट्रिशियन ऑन दी ऐप। उसमें क्या होता है, कुछ नहीं डाउनलोड करता है ऐप प्ले स्टोर से, उसमें रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन में आधार डलता है, पैन डलता है, सो दैट वी नो अ जेन्युइन ऑथेंटिक पर्सन है। एंड उसके बाद वेन एवर ही बाइज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द शॉप, ही कैन स्कैन दैट कूपन जो उसके ऊपर लगा होता है, उस ऐप से ही वो स्कैनर खुल जाता है। स्कैन करने के बाद ही एक्यूमुलेट्स द पॉइंट्स। जब वो पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं, हमने हर कैटेगरी का उसमें प्रोडक्ट दिया हुआ, गिफ्ट दिया हुआ है। Okay. 200, 250, 1000, 10,000, 15,000 तक हमारे गिफ्ट जाते हैं। राइट। एंड काफ़ी अच्छी रिडिम्पशन है, काफ़ी अच्छा सक्सेस है उसका। किसी का गिफ्ट लेट हो जाता है तो उसका फ़ोन आने लग जाता है कि हाँ सर मेरा गिफ्ट नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो ऑलरेडी वी हैव दीज 3 प्रोडक्ट्स। एंड मैं तो ये भी सोचता हूँ कि वी विल सून रिक्वायर अ प्रोडक्ट मैनेजर कि 3 प्रोडक्ट्स और कल को और भी कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, सो दैट वी आर टेक्निकली सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आजकल के टाइम पे इट इज़ डेटा तो सब कलेक्ट कर रहे हैं, सब जो भी आप बात करोगे यंग एंटरप्रेन्योर्स इन सबसे, दे आर कलेक्टिंग डेटा वेरी एक्टिवली एंड सिर्फ डेटा कलेक्शन की बात करते हैं। बट एक्चुअली द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा तो कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको यूज़ करके डिसीजन मेकिंग हो जाए। सही बात है। तो उसके लिए भी आर ट्राइंग कि नए टूल्स आते रहें। सो आपका इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस में कितना है? मतलब हाउ डिपेंडेंट अमरीश जी, सेकंड जनरेशन का रोल कितना है और प्रोफेशनल टीम का रोल कितना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में? देखिए सर, क्या है कि जैसे हर कोई एक पर्सनालिटी भगवान ने अलग बनाई। थोड़ी सी मेरी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भगवान ने बनाई। उस तरीके से मेरे को तो अच्छा लगता है हर चीज़ में इन्वॉल्व होना। ओके। लेकिन अगर आप बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की रूटीन फंक्शनिंग की, तो जैसे सेल्स में मेरा अभी कोई रोल नहीं, अभिनव सिंगल हैंडेडली उसको लीड कर रहा है। राइट। अब मेरे माइंड में कोई चीज़ आएगी मैं अभिनव से शेयर करूँगा, या अभिनव लैपटॉप लेके आ जाएगा मेरे पास। कई बार मर्जेंटा में कोई डाटा देख लेगा, बोलेगा पापा ये प्रोडक्ट की सेल देखो, हमने पिछले महीने लॉन्च किया था, इसकी तो बहुत अच्छी सेल आ रही, 30 कस्टमर को बिल हो गया है, 40। या कई बार मुझे गट फीलिंग होगी, मैं बोलूँगा नहीं तुम शायद गलत देख रहे हो, ये तो इससे तो ज़्यादा वो वाला प्रोडक्ट भी सेल हुआ था, आप उसको चेक करो ज़रा। राइट। तो इसी तरीके से ऑपरेशंस हमारे नागपाल साहब देख रहे हैं। देखिए हमारी बिल्टेक की क्या स्ट्रेंथ रही है, डे 1 से हमने इसको स्ट्रक्चर्ड कंपनी की तरह बनाया है। ओके। बिल्टेक को हमने कभी भी फैमिली ड्रिवन बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं किया। ओके। जैसे अभिनव ने भी ज्वाइन किया, तो अभिनव को ऐसा नहीं कि अभिनव ने ज्वाइन किया, अभिनव ने सेल्स हेड बन गया, अभिनव को केविन मिल गया, नहीं। अभिनव ने ज्वाइन किया, अभिनव ने जहाँ जो MBA भी हमारे कैंडिडेट्स नहीं थे, मतलब मैनेजर लेवल के बंदे थे, सब उन्हीं स्टाफ्स के साथ अभिनव ने बैठा, अपना एक्सपीरियंस गेन किया, रिगरसली टूरिंग की, ओके। क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा मेन मार्केट है।
तो 1,000 किलोमीटर की बाइक कार कंटिन्यूस 8 10 दिन की ट्रैवलिंग की, सब पार्टनर से मिले। उसके बाद आके इन्होंने सेल्स को पूरी थोड़ा सा जिम्मेवारी ली राइट। और पहले साल में ही हम यूपी के अंदर 50% ग्रो कर गए इनको संभालने के बाद। तो इसी तरह सेल्स जैसे ये देखते हैं, तो हमारे यहाँ हर ये पूरी स्ट्रक्चर्ड है। R&D की पूरी टीम अलग होगी, उसको नागपाल साहब लीड कर रहे होंगे, प्रोडक्शन की अलग टीम होगी, कस्टमर सपोर्ट के अलग बैठे होंगे। हाँ, कुछ हमारे जैसे मर्जेंटा से यूज़ किया तो हमारा MIS के बंदे का हमारे लोड कम हो गया, हमने डेडिकेटली एक बंदा रखा हुआ है। पहले जैसे होता था MIS का एक बंदा रखते थे, हर छोटी चीज़ के लिए हम उसको फ़ोन कर देते थे, वो एक्सट्रैक्ट करके डाटा एक्सेल में बना के लाता था। मतलब पूरा आप देखेंगे हर चीज़ का हमारे स्ट्रक्चर्ड है। सो स्ट्रक्चर्ड का मतलब मैं समराइज़ ये कर पा रहा हूँ कि आप हर डिपार्टमेंट में आपने कुछ हेड्स रखे हैं और आप इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, लेकिन आप डे टू डे वर्किंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं, राइट? हाँ, देखिए मतलब हेड हमने रखे हैं या हेड हंटिंग चलती रहती है, तो एक्चुअली हमारी जैसी इंडस्ट्री को ये बड़ा चैलेंज है। मैन पावर की जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वहाँ तो रखा हुआ है, लेकिन बंदा है नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मैं जो है केवल स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेना चाहता हूँ। हमें फ्यूचर में क्या प्रोडक्ट्स डेवलप करने उस पर ध्यान रखना चाहता हूँ। मेरी कहाँ कहाँ पे और फर्दर यूनिट्स हमें जियोग्राफिकली कहाँ होनी चाहिए वो ध्यान रखते हैं हम, उतना ही हमारा मैं। लेकिन अगर हमारे कस्टमर को कोई इशू आता है तो मेरे 80% चैनल पार्टनर्स पे मेरा नंबर है, और उनके हमारे जो अच्छे साइज के चैनल पार्टनर हैं सभी के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, मैं उनका पार्ट हूँ। अगर मेरी टीम उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करेगी देन आई हैव टू स्टेप इन। राइट, गॉट इट। सो नाउ कमिंग टू द फ्यूचर, जिस तरह से आपने बताया कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में ग्रो करना चाहते हैं, तो और आपने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर कर रखा है जो शायद आपसे बड़ी साइज़ की कंपनीज ने भी उतना स्ट्रक्चर नहीं कर रखा है। नाउ ये स्ट्रक्चर करने का एडवांटेज ऑब्वियसली मल्टीप्लाई ग्रोथ का है, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, पहले हम बिल्टेक ब्रांड में हम काम करते थे 2-3 फिर आज से लगभग 15 साल पहले की बात होगी। मेरे हैवेल्स के एक्स कोलीग थे खुल्लर साहब, एक बहुत रेपुटेड कंपनी में काम करते थे। वो मुझे एक एक्सपो में मिले, उन्होंने मुझे बोला यार मेरे को ये 2 प्रोडक्ट चाहिए, आप बना के दो, क्योंकि लो वैल्यू प्रोडक्ट थे, हमारी इन हाउस वाइबिलिटी नहीं आती और हमेशा शॉर्टेज रहती है। तो हमने 4-6 महीने प्रोसेस किया, स्टार्ट हुआ और हम OEM मार्केट में एंटर हो गए। आज OEM मार्केट में एंटर होने की वजह से आज इंडिया के लगभग 8 लीडिंग ब्रांड्स के लिए हम OEM का काम कर रहे हैं। ओके, आई डोंट वांट टू नेम दैम। सो लेकिन सारे Tier 1 ब्रांड हैं, कई उसमें MNCs हैं। इसी तरीके से अब एक्सपोर्ट की बात करें तो हम लास्ट 2 इयर्स में हमने फर्स्ट टाइम अफ्रीका में पार्टिसिपेट किया। वी हैव बम्पर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर। मार्केट तो बहुत बड़ा है, तो अब OEM रेगुलरली हमसे जुड़ रहे हैं। उस अभी जो हम नेक्स्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं उसके अंदर स्विच गियर की कैपेसिटी मल्टीफोल्ड बढ़ा रहे हैं। ओके, कुछ प्रोसेस हैं जो मैनुअल हो रहे हैं उन्हें ऑटोमाइजेशन पे कर रहे हैं, तो हमारा OEM एंड एक्सपोर्ट बिजनेस वहाँ से बढ़ेगा। और मार्केट हमारा ये टारगेट है कि आने वाले 4-5 साल में हर साल एक स्टेट को ओपन करें। इस साल हमने गुजरात स्टार्ट किया है। ओके। सो यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर कुछ मैसेज देना है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपके जो बिजनेस एक्सपीरियंस? मैं उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है वो हर जर्नी में फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स कहो या लर्निंग्स कहो। जब काम करते हैं तो कुछ ना कुछ डिसीजंस कई गलत भी होते हैं। सो आपकी जर्नी में ऐसे क्या इंसिडेंट्स रहे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग्स के रूप में आए हैं, वो कुछ एक शेयर करना चाहिए? देखिए, एक हम्बल रूरल बैकग्राउंड से बंदा आता है दिल्ली, 17.5 साल की एज में कंपनी ज्वाइन करता है और 7 साल वहाँ पे 7.5 साल जॉब करता है, 25 साल की एज में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। जब तक वो गांव में रहता है, गांव के आसपास रहता है, तब भी उसको लगता है दुनिया बहुत अच्छी है, कहीं इसमें कुछ गलत नहीं होता। जब वो जिस कंपनी में जॉब करता है वो मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ठीक है जी, हर आदमी बड़े कायदे से पेश आता है, हर वेंडर बड़े, वहाँ भी उसको लगता नहीं कि कुछ। जब वो बिजनेस करने के लिए इंडिपेंडेंटली आता है, इस तरह का बंदा जिसने फैमिली में कभी इस तरह का बिजनेस नहीं देखा, जिसके सराउंडिंग ऐसी नहीं है,
तब उसको पता चलता है किस किस तरह के चैलेंजेस हैं आते हैं, और शायद हम उनमें से हैं जो हम अपनी ही गलतियों से सीख पाए। एक्सपीरियंस में हमें वो गलतियां नहीं मिली कि भाई ये चीज़ ध्यान नहीं रखना, तो हमारा कंपाइलेशन ऑफ मिस्टेक्स है। पूरी 22-23 साल की जर्नी को हम पूरी किताब बना सकते हैं, लेकिन टाइम कम है। मैं एक दो गलती जो मेजर हाईलाइट करना चाहूँगा या जो हमारे लिए लर्निंग थी। एक थी कि वायरिंग एसेसरी प्रोडक्ट हम नहीं बना रहे थे, तो किसी हमारे एक वेल विशर के माध्यम से कंपनी का हॉस्टाइल टेक ओवर डील हमें आई। ओके। कि वो बंदे को बहुत अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, और वो इतनी अर्जेंट है कि मतलब वो ही इज़ गिविंग अस एट थ्रो अवे प्राइजेस, क्योंकि प्रोडक्ट की हमें बहुत नीड थी उसकी। हमारा कस्टमर बार बार उस प्रोडक्ट को मांग रहा था, तो हमने भी उसमें ज़्यादा सोच विचार किया नहीं, प्रोडक्ट वैलिडेट नहीं किया, और वो हमने यूनिट को टेक ओवर कर लिया। तो यूनिट को जब हमने टेक ओवर किया तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट वैलिडेट किया यूनिट टेक ओवर होने के बाद। तो वो प्रोडक्ट तो हमारे मार्क्स पे था नहीं कि हम उसे लॉन्च कर सकें। तो लगभग 2 साल तक, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज होती है, 2 साल तक उसमें बहुत फंड जाता रहा, एक पूरी अलग यूनिट थी। और 2 साल बाद में ये समझ में आया कि जो जितने में हम इस प्रोडक्ट को रिपेयर करेंगे, इससे कम कॉस्ट में हम नया बना सकते हैं। तो उसने हमें 4-5 साल हमारे बिजनेस को पीछे ले गई वो डील। राइट। तो इससे एक तो हमें ये सबक मिला, कितनी भी अट्रैक्टिव डील मिले, जल्दबाजी में उसको ना करें। राइट। और दूसरा, सो वैलिडेशन इज वन फैक्टर Yes. कि आपने इसमें एक तो जल्दबाजी हो गई और दूसरा हाँ, प्रोडक्ट वैलिडेशन। वैलिड, अगर हम कोई प्रोडक्ट की ले रहे हैं और आपकी यूएसपी क्वालिटी है और आप प्रोडक्ट ही वैलिडेट नहीं कर रहे, तो आप तो अपने जो बेसिक प्रिंसिपल है वो उन्हीं से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। राइट। तो दिस मिस्टेक वी हैव डन, और उसको हमको वी हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। राइट। और सेकंड ये थी कि मेरे को ना कुछ नया करने का बड़ा रहता है। जनरली आप देखोगे जो बिजनेसमैन है 15-20-25 साल के बाद मिलने पे वो बोलते हैं कि आप यार तू मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो सबसे अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता रहता है, क्योंकि मैंने अपने को अभी तक बिजनेसमैन के रूप में ढाला ही नहीं। मैं अभी भी अपने आप को ऐसे ही मानता हूँ जैसे मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं कंपनी से एक फिक्स सैलरी लेता हूँ महीने की। मेरी सैलरी है, मेरी जैसे सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी आती है ऐसी मेरी सैलरी आती है। राइट। ऐसे ही अभिनव की सैलरी आती है। अभिनव को भी कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं है जो किसी दूसरे एम्प्लॉय को है, वही सेम इसके लिए ट्रीटमेंट है। तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि भाई हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। तो कुछ एक टीम ऑफ कंसल्टेंट्स आई, तो उन्होंने थीम दी थी कि योर टर्नओवर 10x इन 3 years, और इस तरह की थीम के साथ आए। और अच्छे प्रोफेशनल्स थे, अच्छे फील्ड के प्रोफेशनल्स थे, उसमें से कुछ आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन लोगों ने हमें एक प्लान दिया, वो प्लान मेरे को अट्रैक्टिव लगा, और हमने उनको हायर किया बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे भी सबसे बड़ी गलती ये की हमने, शायद उनको हायर करना गलती नहीं थी, उनको फ्री हैंड देना गलती थी, बराबर। अपना इंटरवेंशन ना करना गलती थी। राइट। तो हम उसमें बहुत बड़े स्केल से फेल हुए, और हम जो हमने 2.5 years उसमें वी लॉस्ट। सो जनरली ये होता है कि इन्वॉल्वमेंट अपन इनिशियल लेवल पे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक इन्वॉल्वमेंट रखना सही रहता है। वंस वी गेट द कॉन्फिडेंस, तो मैं जो सीख पा रहा हूँ इस इंसिडेंट से आपसे, कि एक बार जब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये टीम है या ये मे बी थर्ड पर्सन हो, कंसल्टेंट हो, मे बी इंटरनल टीम मेंबर्स हो, कि हाँ ये हैंडल कर लेगा, तो देन 70% इज़ अ स्टैंडर्ड रेशियो जो कहा जाता है कि अगर आज मैं जिस एफिशिएंसी से काम कर सकता हूँ उससे 70% एफिशिएंसी से अगर कोई कर सकता है, तो जनरली वो डिसीजन फिर पास ऑन कर देना, फिर अपने को डे टू डे इन्वॉल्वमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो ये मतलब इससे मुझे तो ये लर्निंग मिली कि भाई नो वन कैन डू अवर बिजनेस बेटर देन अस, दे कैन गाइड अस, पर स्टेयरिंग पे तो हमें ही रहना चाहिए जब तक कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, उसकी स्टेक्स, उसके इमोशन हमारे साथ जुड़े हुए नहीं। राइट, एग्री। सो thank you so much, Amrish ji. It was a great interaction, and
बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पॉडकास्ट में नोट की है एंड मुझे ऑब्वियसली मेरे बिजनेस में तो काम आएगी एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो ऑडियंस देख रही है उन्हें भी काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे। वेलकम सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऐसी अपॉर्चुनिटी में और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का, और मेरे लिए तो पहला मौका था इस तरह से मैंने, और अगर मेरे किसी भी छोटे से भी किसी सेंटेंस का किसी को फ़ायदा हो सकता है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू।